Do you people have any doubts from the last topic? You may ask the questions if you have any doubts. Okay. Fine, I'll start with the next topic because nobody is going to ask questions, I think. So today's topic is electrolysis or Faraday's law. We are going to start. Electrolysis, last time थोड़ा सा शायद मैंने बताया होगा. Electrolysis में क्या है? You pass electricity from a molten or aqueous solution और जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती हैं या अगर गैसियस फॉर्म में डिपॉजिट हो रही है तो दे आर लिबरेटेड एज गैसेस लाइक वी डिड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl लास्ट टाइम. में आपके पास दिक्कत होता है. आई एम म्यूटिंग 12th नॉन मेडिकल. मुझे साउंड अगर थोड़ा डिस्टर्ब करती है तो मैं जब मुझे कुछ पूछना होगा या आपने कुछ पूछना होगा प्लीज रेज योर हैंड. आई लेट यू आस्क. ओके, सो इन इलेक्ट्रोलिसिस you have a single beaker. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या फर्क होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें आपके पास दो बीकर्स होते हैं. इसमें रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं. उसको आप वोल्टमीटर से ज्वाइन करते हो. बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है. ठीक है. यहाँ पर अगर जिंक इलेक्ट्रोड होगा उसको जिंक सल्फेट में डिप करते हो. कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप करते हो. और इनकी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. that gets converted to electric energy. This is called electrochemical cell. Right? But opposite to this is electrolytic cell. Electrolytic cell. Electrolytic cell में क्या है? You have a single beaker. You have two electrodes dipped in this. You have electrolyte. Electrolyte कौन होता है? जिसको आप जिसपे से electricity pass करते हो and that splits into ions. That is called electrolyte. So here we have this NaCl. Right? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक बेसिक डिफरेंस ये भी होता है कि यहाँ पर एनोड जो है वो नेगेटिव होता है. इसमें एनोड पॉजिटिव होगा. देन ऑब्वियसली कैथोड यहाँ नेगेटिव और कैथोड यहाँ पॉजिटिव होगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम वो वर्ड लोन वर्ड भी यूज करते हैं इसको मेमोराइज करने के लिए. दैट लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड होगा एंड दैट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है. लेफ्ट साइड एनोड है, यहाँ पर जिंक, इस पे है नेगेटिव चार्ज. और यही आपका ई नॉट के लिए भी हेल्पफुल रहता है कि एनोड नेगेटिव तो ई नॉट अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया है तो जिसका ई नॉट नेगेटिव है दैट विल बिहेव एज एनोड. अनदर थिंग, चाहे साइन डिफरेंट हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी. प्रोसेस सेम रहती है. साइन डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें एक में आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे हो और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो. क्या केमिकल रिएक्शन होना है यहाँ पर? आपने NaCl से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में स्प्लिट होगा और मूव करेगा ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे. जैसे एनोड यहाँ नेगेटिव है तो ये Cl नेगेटिव आयन विल मूव टू एनोड एंड दिस Na पॉजिटिव आयन विल मूव टू कैथोड. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होगा? एनोड पे ये जो Cl नेगेटिव आयन गई ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी. 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और क्या बन जाएगी? Cl. लेकिन Cl तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता. क्लोरीन एग्जिस्ट एज क्लोरीन गैस, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो इसको बैलेंस करके हम ऐसे लिख सकते हैं ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे. सो क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड एंड एट कैथोड
क्या होगा, ये जो आपके पास पीछे डायग्राम था, सोडियम गया कैथोड पे, तो क्या करेगा कैथोड पे जाके रिडक्शन, सोडियम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस होके वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, Na पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाएगी, Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होगी, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सो आपके पास कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो जाता है, क्लोरीन एनोड पे लिबरेट हो जाता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो रिस्पेक्टिव आयंस इलेक्ट्रोड्स के पास जाके ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाके न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करके आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको अगर दो से ज्यादा आयंस हो तो आपको देखना पड़ता है किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, और लेट्स से कौन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक एग्जांपल दूंगी क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा काम करना है, देन आई विल मूव फैराडेज लॉ, ठीक है। पर एक ही क्वेश्चन है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, तो इसीलिए आपको बेसिक उसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि आपने अभी NaCl की बात की जिसमें आपके पास सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन थी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, एक्वस NaCl, तो एक्वस के साथ क्या हुआ, उसमें वाटर साथ में कंबाइंड है, तो वाटर में है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब जो इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, इन पे कौन सी आयंस जाएंगी, देखो ये जो आयंस है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मूव करती है न्यूट्रल होने के लिए, मतलब पॉजिटिव वाले को भी न्यूट्रल होना है, नेगेटिव वाले को भी न्यूट्रल होना है। अगर किसी भी पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल होना है तो ऑब्वियसली उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर किसी नेगेटिव आयन को न्यूट्रल होना है तो उसको अपना नेगेटिव आयन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लूज करने के लिए उसको ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी और गेन करने के लिए उसको रिडक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन यू हैव चॉइस ऑफ आयंस, कौन सा जो है वो ऑक्सीडाइज होगी और कौन रिड्यूस होगी। सो अमंग H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, कैन यू टेल मी विच वन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन ज्यादा मेटालिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन या सोडियम? Raise your hands if you think hydrogen is more electropositive. Is it? Okay, raise your hands if you think sodium is more electropositive. आपको कुछ नहीं पता, ना हाइड्रोजन का ना सोडियम का। Raise your hands if you think hydrogen is more electropositive. You can raise your hands if you think so. Hydrogen is more electropositive. How many of you think sodium is more electropositive? आप कुछ नहीं सोचते हो, लेकिन अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको सोचना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी 10th में, जिसमें आपने हाइड्रोजन को सेंटर में रखा होता है, उससे जो भी ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनको अबाव द सीरीज रखते हैं और कम रिएक्टिव वालों को डाउन द सीरीज। उसके ऊपर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये 10th क्लास में या 9th क्लास में आप पढ़ चुके होते हो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जो मेटल्स हैं दे आर सपोज टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर। होप यू नो दैट, यू हैव डन पीरियोडिक टेबल, यू आर इन 12th नॉट इन 10th। तो एटलीस्ट अगर आपको नहीं आता है अलग बात है, आता है तो आप बता सकते हो, मैं थोड़े ना आपको कुछ पनिश करने वाली हूँ बेटा। मुझे भी फील होना चाहिए कि बच्चों को कुछ आता है तब मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ। अगर आप ऐसे करोगे हमें कुछ नहीं आता तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, देन आई नीड टू टेल यू व्हाट इज मेटल व्हाट इज नॉन मेटल, ठीक है। प्लीज इंटरैक्ट, बताया करो मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, पूछा करो जो नहीं आता है, बताया करो जो पूछती हूँ मैं। तो कैन यू टेल मी विच इज मोर मेटालिक, हाइड्रोजन और सोडियम? प्लीज आंसर। फिर ऐसे फील होता है कि तुमको कुछ आता है, ऐसे लगता है कि फिर कुछ भी नहीं, बस बोले जाओ। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है।
सो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास चॉइस है कि H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से मुझे किसी एक को रिड्यूस करना है, इलेक्ट्रॉन देके उसको न्यूट्रल करना है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रलाइज करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करना पसंद नहीं करता। तो सोडियम बोलेगा मैं तो बहुत मेटालिक हूं, मैं क्यों रिड्यूस हूं? तो वो बोलेगा हाइड्रोजन तुम न्यूट्रल हो, तुम रिड्यूस हो जाओ। तो हाइड्रोजन को रिड्यूस करना इजी है। अब इजी काम हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो जहां कम लगेगी हम वही करेंगे ना। ये जो भी प्रोसीजर्स हम पढ़ रहे हैं कमर्शियली लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, तो वो तो अपना खर्चा कम करेंगे ना। तो वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करना आसान उनको लगेगा, तो वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कराएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H बनेगा, but since it does not exist as H, it exists as H2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना देगा। आपके पास चॉइस है हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड आयन की, राइट? सो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से, अगर आपने +1 में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, यू शुड बी नोइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज लाइक chlorine, oxygen, nitrogen, and then chlorine. FONCl, right? So मतलब अगर मेरे पास क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक है। अब अगर मैं उसको बोलूंगी तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो बहुत नॉन मेटालिक हूँ, सेकंड नंबर पे आता हूँ, मैं नहीं लूज कर सकता। क्लोरीन को बोल दो, वो लूज कर देगा, क्योंकि वो तो फोर्थ नंबर पे आता है कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं ज्यादा नॉन मेटालिक हूँ। तो इनमें से क्लोरीन को बोला जाता है कि तुम लूज कर दो, अगेन इट एग्जिस्ट एज Cl2। सो इसमें Cl नेगेटिव Cl2 बन जाता है, और इसमें H पॉजिटिव H2 बन जाता है। तो we say that chlorine is liberated at anode and hydrogen is liberated at cathode, and we are left with these two ions which is NaOH। आपको इससे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो आ ही सकता है, कौन सी गैसेस कहां पर कौन से इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होती है वो भी आ सकता है। 1 मार्कर आपको ये आता है, what is the nature of solution obtained after electrolysis of NaCl? ठीक है, the question is nature of solution obtained by electrolysis of NaCl। तो कैसे पता चलेगा नेचर? ये जो आपके पास ये दोनों तो निकल के बचा NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस की पीएच हाई होती है, और इसका जो नेचर है दैट विल बी बेसिक। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा तो H2Cl2 एंड NaOH आपको इस पे मिल जाएंगे, एनोड के तौर पे रिएक्शन लिख देने। राइट, देन आई शिफ्ट टू फैराडेज लॉ, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फैराडेज लॉ में सबसे पहले आपके पास यस, ये इलेक्ट्रोलिसिस हमने क्या था, प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट। पहले हमने फ्यूज्ड स्टेट का किया NaCl, फिर एक्वस सॉल्यूशन का किया एक्वस NaCl। फाइन, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज कहता है कि आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितना चार्ज आप पास करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा। मतलब अगर आप एक फैराडे सॉरी, ये कहता है अगर आप एक फैराडे पास करते हो विच इज इक्वल टू 96500 कूलम, तो एक फैराडे से 1 mole of electron is going to deposit
ठीक है, 1 फैराडे पास करके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा, और उससे जो भी आपका एलिमेंट है उसका जो भी इक्विवेलेंट वेट है उस उतना डिपॉजिट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर आपके पास सिल्वर है, आपके पास कॉपर है, आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, अगर मुझे इससे AgCuAl डिपॉजिट करवाना है तो मुझे इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कराना पड़ेगा, फॉर विच आई नीड टू पास 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे। ठीक है, मतलब मुझे ये देखना है कि कितना चार्ज मुझे न्यूट्रलाइज करना है, जितना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है उतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे देने पड़ेंगे, उतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपॉजिट होंगे, उसके लिए मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैराडेज, इतना चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे पास करना पड़ेगा, 2 मोल्स के लिए 2 फैराडे, 3 मोल्स के लिए 3 फैराडे। अब ऐसा नहीं है कि इससे फिक्स्ड अमाउंट सबकी डिपॉजिट हो जाएगी, जो अमाउंट डिपॉजिट होती है वो उसके मोलर मास पे डिपेंड करती है। अगर Ag पॉजिटिव को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाते हो 1 फैराडे देके, तो ये 108 ग्राम्स डिपॉजिट होगा, विच इज इट्स मोलर मास। कॉपर के लिए इट इज 63.5 ग्राम्स, एल्यूमिनियम के लिए इट इज 27 ग्राम्स। तो फर्स्ट लॉ कहता है कितना डिपॉजिट हुआ वो डिपेंड करता है आपने कितना चार्ज पास किया है, और मैंने सब में डिफरेंट फैराडेज पास किए। जो सेकेंड लॉ है वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। सेकेंड लॉ कहता है ठीक है, अगर आप तीनों को एक ही बीकर में लगा दो तो 1 फैराडे पास करोगे तो ये तो कंप्लीट, ये हाफ और ये 1/3 ही डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी अकॉर्डिंग है। तो अगर आप इकट्ठे इसको लगा दोगे तो ये कितना डिपॉजिट होगा? ये 108 ग्राम्स। ये कितना डिपॉजिट होगा? 63.5/2। ठीक है, ये कितना डिपॉजिट होगा? 27/3। इसको क्या बोलते हैं? ये है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो अगर सेम चार्ज पास करते हो अलग अलग वैलेंसी वाले एलिमेंट्स के थ्रू, तो आपको कितना मिलेगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग मास डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड लॉ। ठीक है, आई वुड लाइक यू टू राइट few lines about it। लिखो Faraday's first law, Faraday's first law, और आप उसको रिलेट करना फिर। It says the amount of any substance deposited, the amount of any substance deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte, अब ध्यान से पढ़ो, ये एक्चुअली यही कह रहा है कि जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज आप उसमें से पास कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हो ये कहता है दिस सब्सटेंस डिपॉजिटेड, W वेट जो उसका डिपॉजिट होगा
that is directly proportional to Q. Q is charge. कि जितना वेट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज आप उसमें पास कर रहे हो, और Q होता है I into T, where I is current and T is time. टाइम आपको सेकेंड्स में रखना है, और अगर आप यहाँ पर दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, दिस इज इक्वल टू W is equal to Z into I into T. This Z is electrochemical equivalent. आप इसके बिना भी कर सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक यूनिटरी मेथड होता है ये बताने के लिए कि अच्छा 96500 कूलम में, जो कि एक फैराडे की वैल्यू होती है, कि इतने में कितना डिपॉजिट हो रहा है और एक कूलम में कितना डिपॉजिट हो रहा है. तो यू कैन वर्क विदाउट इट ऑल्सो, मगर अगर लिखना है तो दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. कूलम्स में इसके यूनिट है. ठीक है, वैलेंसी कैसे पता चलेगी? वो तो आपको एलिमेंट्स की थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, कौन सा एलिमेंट क्या चार्ज शो करता है, जो भी कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है. बाकी जब आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हो, तो ये जो भी हम इलेक्ट्रोलिसिस में अपने काम के लिए यूज करते हैं, जनरली 3D एलिमेंट्स होते हैं, या एस और पी ब्लॉक के आप थोड़े से पढ़े ही होंगे, जैसे इसमें एल्यूमिनियम है, अदरवाइज ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनकी आप वैलेंसी उस टाइम पे पढ़ोगे, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स करोगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो फैराडेज सेकंड लॉ. ठीक है, ये क्लियर है? इसमें से कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, बिकॉज उसके बाद हम सेकंड लॉ करने के बाद विल मूव टू असाइनमेंट. हैव यू गॉट असाइनमेंट? रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द असाइनमेंट लास्ट टाइम, बिकॉज यू डिडंट हैव. ओके फाइन. नॉन मेडिकल? ओके फाइन, ठीक है. Write down second law, Faraday's second law of electrolysis, corresponding to this one. ठीक है, Faraday's second law of electrolysis says when same quantity of electricity, is passed through different electrolytes, the amount of different substances deposited at the electrodes is directly proportional to their equivalent masses. ठीक है, कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, अभी देखो ये इक्विवेलेंट मासेस के अकॉर्डिंग इसका ये डिपॉजिट हो गया था, तो जो आपने लिखा है उसको रिलेट करो इससे. और इसमें जो आप शॉर्ट में फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दो एलिमेंट्स को जैसे कंपेयर कर रहे हो, तो दैट इज W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2. एक तरफ उसका जो मास डिपॉजिटेड है वो लिख सकते हो, और एक तरफ इक्विवेलेंट वेट, ये शॉर्ट में आप यूज कर सकते हो. W1 ये हो गया, जैसे मान लो आप सिल्वर और कॉपर का कर रहे हो, तो जो भी अमाउंट ये कहता है कि 2 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और मुझे पता करना है कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ,
तो इसका इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कॉपर का, और एक का आपको मास गिवन होगा, एक को आपको पूछा हुआ होगा। ठीक है, एनीवेज वो हमें क्वेश्चन करते करते ही पता चलेगा, तो प्लीज टेक आउट योर असाइनमेंट। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है, it says how many grams of copper will be deposited, how many grams of copper will be deposited at cathode when a current कितना एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर, when a current of 2 ampere is passed through a solution of copper sulfate for 30 minutes, टाइम दिया है 30 मिनट्स, और मुझसे पूछा है कितने ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। हाँ जी, निकालें जरा, करें कोशिश। W इज इक्वल टू ZIT करना है तो वो करो। Z का मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। I आपका एम्पियर में दिया है, टाइम 30 मिनट्स में दिया है, कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड्स। मास डिपॉजिटेड आपको करना है इक्विवेलेंट वेट इनटू I इनटू T अपॉन 96500। ये आ जाएगा आपके पास, I है 2, इक्विवेलेंट वेट 63.5 अपॉन 2, 63.5 अपॉन 2 इंटू I है आपके पास 2, टाइम है 1800, इक्विवेलेंट वेट है 96500। हाँ जी, प्लीज मुझे W की वैल्यू निकाल के बताओ। पुट तो मैंने कर ही दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपने पुट करना है। प्लीज सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। Raise your hands who have calculated. Once you are done, let me know. And I hope at least one of you can find the answer. At least. Would expect you to solve this because ये कोई इतना वो नहीं, ऊपर से मैंने इसमें पुट करके दिया है। फटाफट करो और आंसर बताओ। जी डन है, सॉल्व। Raise your hands who got the answer. किसने कर लिया बेटा, मुझे आंसर बता दो। कुछ और आ रहा है आंसर तो वही बता दो, अगर ऑप्शंस में से नहीं है आपका आंसर। ट्वेल्थ मेडिकल हुज हरलीन कौर, हरलीन कौर, come forward and tell me the answer. Unmute your mic and tell me the answer.
कम फॉरवर्ड हरलीट कौर। वहां से बताना है क्या आंसर है। ये आया कब आ गया था आंसर, मेरे बुलाने पे के बाद ही आया आपका आंसर, इतनी देर कोई क्यों नहीं आ रहा था। 1.98 ग्राम, ऑप्शन इज ए। देखो, जब आपको अपना माइक अनम्यूट करते हो बहुत सारी डिस्टरबेंस आती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए अगर अनम्यूट करके रखना है तो प्लीज चुप रहो। जब मैं पूछूं तब बोला करो ना, तब कोई नहीं बोलता। ऐसे चुन 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 आवाज आती रहती है। जब मैं पूछती हूँ आंसर बताओ तब बोला करो, ठीक है। कीप गोइंग नाउ। Move to the next question. It says, second question, what charge is required to deposit 1.08 grams of silver? इसमें से चार्ज पूछा है आपसे, 1.08 ग्राम सिल्वर है आपके पास। यस, AgNO3 में। सिंपल क्वेश्चन है, कौन बता सकता है कितना चार्ज लगेगा। 1.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज लगेगा। पता है कैसे करना है। यस और नो तो बोल सकते हो, पता है कैसे करना है। तो किसी का नहीं आया, दैट मीन्स नो, है ना। चलो देखो अभी तक जो ये सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट में ये है Ag पॉजिटिव के फॉर्म में। अगर मुझे इस Ag पॉजिटिव से Ag चाहिए तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे डिपॉजिट कराना है, जिसके लिए मुझे इसमें 1 फैराडे विच इज इक्वल टू 96500 कूलम पास कराना पड़ेगा, और इससे मुझे 108 ग्राम्स मिलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। किसी भी एलिमेंट को जब आप ऐसे किसी आयन से उसको नॉर्मल एटॉमिक फॉर्म में चेंज करते हो तो आपको उसका मोलर मास के इक्वल उतने ग्राम्स मिलते हैं। तो मतलब सिल्वर को जब Ag पॉजिटिव से Ag बनाओगे तो वो 108 ग्राम्स आपको मिलेगा। उसके लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कराया तो 1 फैराडे पास करेंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट खुद पता होना चाहिए कि अच्छा ये कौन सी आयन है तो इसका कितना मोलर मास होता है। वैसे जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, पर नहीं भी गिवन तो जो भी पॉपुलर वाली आयन है उनको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट पता होगा। अब इसी में बस यूनिटरी मेथड लगाना है कि अच्छा अगर मुझे 108 ग्राम्स डिपॉजिट करवाने थे तो मैंने 96500 कूलम्स पास किए, ठीक है। तो अगर मुझे 1.08 करवाने हैं तो यूनिटरी लगाते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। अच्छा 108 के लिए 96500 कूलम, तो 1 के लिए कितना 96500 अपॉन 108, और 1.08 के लिए कितना 96500 अपॉन 108 इंटू 1.08, ठीक है। इस डेसिमल को हटाओगे, 2 जीरोस इधर आएंगे, ये कट, दिस कम्स आउट टू बी 965 कूलम्स, राइट। क्या किया, यूनिटरी लगाया बस। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। इसके लिए आपको इक्वेशन कि हाँ Ag पॉजिटिव से Ag बनाना है, तो ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने फैराडेज लॉ में पहले आपको बताया कि किसी भी आयन को एटम में चेंज करना है तो उसके एटॉमिक मास जितना डिपॉजिट होगा, अगर 1 मोल के लिए 1 फैराडे पास करोगे तो 96500 कूलम से 108 ग्राम्स मिल रहा है। बस उसके बाद जितने ग्राम के लिए पूछा है उतने के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। लिख लो इसको, सारे क्वेश्चन ऐसे सही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो प्लीज तो नहीं समझ आया पूछ लो, नहीं तो लिख लो ताकि इसको कॉपी कर सको, फिर थोड़ा सा माइंड में फिर आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सको। हर क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना है, फैराडेज लॉ ऐसा ही है। कुछ में आपको डायरेक्ट आयंस का पता चल जाएगा, कुछ में आपको कुछ रिएक्शंस
लर्न करनी पड़ेंगी अगर आप खुद नहीं इसको बना सकते हो तो। Okay, move to next question. Third question says, how long, long के लिए मतलब time पता करना है. How long should a current of 5 ampere, I है आपके पास 5 ampere, be passed to molten calcium chloride CaCl2 में से कितने टाइम के लिए आप 5 एम्पियर पास करोगे टू ऑब्टेन 10 ग्राम कैल्शियम, ताकि जो यहाँ पर कैल्शियम मिल रही है वो 10 ग्राम मिल रही है, ठीक है। और एटॉमिक मास दिया है 40। अब अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आप कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम एटम, यहाँ ये Ca2 पॉजिटिव के फॉर्म में है, Ca2 पॉजिटिव से कैल्शियम एटम में इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, फॉरगेट अबाउट दिस, तो ये मुझे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जिसमें 2 फैराडे लगेंगे, विच इज इक्वल टू 2 into 96500 कूलम्स। और इससे होगा क्या कि इसका जो एटॉमिक मास होता है इतना ग्राम डिपॉजिट करें, मतलब इसका एटॉमिक मास है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम इसको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास 2 into 96500 कूलम से 40 ग्राम कैल्शियम मिल रहा है। दिस इज व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम दिस इक्वेशन। मुझे क्या पूछा है कि 10 ग्राम्स के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि 10 ग्राम्स कैल्शियम के लिए मैं कितना चार्ज यूज कर रही हूँ। चार्ज होता है I इंटू टी, अगर Q पता चल गया I में यहाँ पर डाल के T कैलकुलेट कर सकती। समझे कि नहीं समझे गर्ल्स? मेडिकल बातें कर रहे थे तुम, तब पूछा मैंने। चलो करो फिर सॉल्व में समझ के, फाइंड आउट द आंसर, गिव मी। 6507 इससे मुझे पूछना है। आपस में बात नहीं करनी है, मैंने कहा जब मैं पूछूंगी तब बात करनी है मुझसे, आंसर बता। कितने आ रहे हैं, टेल मी। किसी ने जवाब नहीं दिया।
देखो इधर हमने किया कि 40 ग्राम्स के लिए 96500 कूलम्स लग रहे थे, तो 1 ग्राम के लिए 96500 अपॉन 40 होगा, और 10 ग्राम्स के लिए 96500 अपॉन 40 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो Q आएगा आपका, दैट विल बी 4343425. This is the amount of charge which should be passed to obtain 10 grams of calcium. ठीक है, आया था इतना किसी का? और ये बताना किसी का आया था? तो बेटा अगर नहीं आया था तो यूनिटी सीखो, एक आधी मैथ्स की क्लास लगा के, कि अगर ज्यादा का दिया हो तो कम का कैसे निकालते हैं। ठीक है, 40 ग्राम्स का दिया हो तो 10 ग्राम्स का कैसे निकालते हैं, राइट? ओके, अब आपके पास ये Q आ गया, Q इज 43425। आपको T चाहिए तो ये आ जाएगा Q अपॉन I, दैट मीन्स 43425 अपॉन I है इसमें 5, इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40। मिनट में आएगा, बोर्ड आएगा 8685 सेकेंड। और अगर आप बेटा तो T इसका आ रहा है 8685 सेकेंड्स, चाहे कुछ उसमें सेकेंड्स में दिया है, लेकिन इसमें तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं प्रॉब्लम है, या तो ये मिनट्स में इन्होंने यूनिट्स देने थे, पर इसका आंसर आ रहा है 8685 सेकेंड। ठीक है, पहले आपको 40 ग्राम्स के लिए जो आपने लिखा है उसको आपको 20 ग्राम्स के लिए, सॉरी 10 ग्राम्स के लिए निकालना है, और फिर इस Q को यहाँ पर पुट करके करंट की वैल्यू डाल के टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, which says if 2.5 angstrom, I है आपका 2.5 angstrom, is passed to electrolytic cell for 40 minutes, 40 minutes, सेकेंड में चेंज कर लेना इसको, and how many moles of electrons are transferred, और आपको देखना है कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें ट्रांसफर हुए हैं। ट्राई करो जरा। नंबर ऑफ मोल्स Q इज इक्वल टू NFE, ये भी आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा था तो आप इसके यूनिटरी से भी तो कर सकते हो। Q इज इक्वल टू IT करके अब क्या क्या दिया है इसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल 40 मिनट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ओके फाइन, क्यों निकालो पहले, इसका कोई जरूरत नहीं है सच वो करने की, 1 फैराडे से डिवाइड करके आ जाएगा। निकालो टोटल Q कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। क्या आ रहा है, 600, 1000 और 100।
पक्का मिनट 0.5 तुम्हारी मैथ स्ट्रॉन्ग है कि 2.5 है ये और मिनट समय 60 आई थिंक इट्स 6000 बेटा चेक करो 6000 आएगा नॉट 600 तो ये चार्ज आपके पास 6000 है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए इसको चार्ज ऑन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन जो कि 1 फैराडे का चार्ज है 96500 उससे डिवाइड कर देना है फाइंड आउट इसको सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है और करो आपके ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आ रही है आपकी Isn't this equal to 0.06? Yes. So this is C option 0.0622. ठीक है 22 पता नहीं क्यों है पर 0.06 तो है तो सेकंड ऑप्शन से करेक्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिफ्थ क्वेश्चन says अगर a current of 3 ampere deposit W is 0.162 amps in 1 hour. What is equivalent mass of the metals? आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है जो कि मॉलिक्यूलर वेट है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट पहले इसमें क्यू कैलकुलेट करो चार्ज कितना है क्यू इज इक्वल टू I into T I आपके पास है T को सेकेंड्स में चेंज करके टोटल चार्ज पहले कैलकुलेट करो और फिर इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था W is equal to Z into IT वो निकालने के लिए इसमें पुट कर कैलकुलेट Q and put it here W आपका दिया हुआ है 0.162 करो फटाफट What is value of Q here? बोलो 10800 ठीक है पुट करो फिर इसको 0.162 into 96500 upon 10800 बताओ क्या आंसर है बोलो बेटा अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर चेक करना अगर एक्यूरेट नहीं आता है 13.14 के करीब आ जाएगा कितना एग्जैक्ट इसका
0.162965001008. Is it around 1.4? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, इसमें ऑप्शंस का कुछ गड़बड़ है तो 1.3 कर दो इसको और 3 ऑप्शन बना, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करके आना, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। नहीं पूछो तो मुझे बुरा लगता है, पूछोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा तुम भी कुछ पढ़ते हो, पढ़ के आते हो। फिर see you in the next class. Bye.